हेलो फ्रेंड्स। यूजीसी नेट जून 2026 के एग्ज़ाम को अब केवल 50 दिन ही बाकी रह गए हैं। मतलब देखा जाए तो 50 से भी कम दिन बचे हैं और ये लास्ट 50 दिन में हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन लगाने पे होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट का हमेशा से पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसलिए आज से हम एक पीवाईक्यू सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन तो लगाएंगे, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे जो आप नहीं पढ़ पाए या फिर आपका जो पढ़ना रह गया है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा और इसमें आपके डाउट भी सोल्व हो जाएंगे। आज की इस क्लास में हम लिटरेरी थ्योरी के 20 क्वेश्चन लगाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जितने भी क्वेश्चन हम आज लगाएंगे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और यूजीसी नेट का हमेशा से पैटर्न रहा है कि ये रिपीट क्वेश्चन पूछता है, बस थोड़ा घुमा फिरा के। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड डी सोशर लैंग्वेज इज़। इसके ऑप्शन है ए अन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, बी अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज, सी अ सिस्टम ऑफ साइन, डी अ सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चरलिज्म का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सेकंड, ए एंड सी, अन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि सब कुछ स्ट्रक्चर में फिक्स है, तो ये इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर। और इसका सी आंसर है अ सिस्टम ऑफ साइन। और ये मेन पॉइंट ही, शशोर का मेन पॉइंट ही यही है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइंस। इसलिए सेकंड आंसर सही होगा, ए एंड सी। क्वेश्चन सेकंड, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, it is true that there is an analogy between the work of an author and the experience of his life. And second statement है, the work may be seen as an incomplete translation of the life. स्टेटमेंट फर्स्ट का मतलब है ऑथर की लाइफ और उसकी राइटिंग, मतलब कि पोएम नोवेल जो भी वो लिख रहा है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, उसकी लाइफ और उसके वर्क के बीच में। अगर किसी राइटर ने स्ट्रगल देखा है तो उसकी राइटिंग में स्ट्रगल रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि अगर और सिंपल देखें तो लव लाइफ स्ट्रॉन्ग है अगर उसकी, तो वो रोमांटिक थीम पे ज़्यादा लिखेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड बोलता है कि ऑथर की लाइफ पूरी की पूरी उसकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये भी एकदम सही है, क्योंकि अगर राइटर 100 एक्सपीरियंस लेगा तो वो 100 के 100 पूरे वर्क में नहीं डाल सकता। इसलिए कुछ कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड। हमें इसमें बताना है कि कौन से सबसे पहले थ्योरी आई है और कौन से सबसे लास्ट में आई है। तो इसका सही आंसर तो फोर्थ है, जिसमें BEADC, ये आंसर एकदम, ये सीक्वेंस एकदम सही है। तो हम देखते हैं पहला साइको एनालिसिस कब आई। तो ये लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अर्ली में आई थी, मतलब कि 1890 से 1900 के बीच में आई थी। इसका मेन फोकस था अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स और डिप्रेशन। सेकंड न्यू क्रिटिसिज्म आई थी, जो 1920 से 1940 तक आई थी, इसके बीच में आई थी। इसका फोकस था टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग करना और ऑथर और हिस्ट्री को इग्नोर करना। थर्ड स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आई थी, ये फर्डिनांड डी सोशर की है, ये 1950 और 60s में आई थी। इसका फोकस था लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के पैटर्न पे। और उसके बाद फिर ओरिएंटलिज्म आई थी, इसके फाउंडर थे एडवर्ड सईद। ये इसकी शुरुआत भी इसी वर्क के साथ हुई थी, ओरिएंटलिज्म 1978। और ये फोकस करती थी वेस्ट कैसे ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर लास्ट में आई थी इको क्रिटिसिज्म, सबसे बाद में आई थी, ये 1990s में आई थी। इसका फोकस था लिटरेचर प्लस इन्वायरमेंट। तो इसका सही सीक्वेंस है BEADC, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज कैम्ब्रिज क्रिटिक्स। ऑप्शन ए आर्थर क्विलर कोच, FR लुईस, जॉर्ज सेंट्सबरी, IA रिचर्ड्स, विलियम इम्सन। इनमें से कौन कैम्ब्रिज क्रिटिक है। तो इसका सही आंसर है 4, B FR लुईस, D IA रिचर्ड्स और E विलियम इम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ IA रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज टू। पहला ऑप्शन बोलता है इंश्योर दैट क्रिटिसिज्म एडोप्टेड अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव टू लाइफ एंड बेसिक ह्यूमन इश्यूज। मतलब ये गलत है। रिचर्ड्स का फोकस लाइफ इशू नहीं बल्कि रीडिंग प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन को सुधारना था। सेकंड ऑप्शन है अशर इन एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ टेक्स्ट। ये सही है। इसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मेन एम था टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना,
पर्सनल बायस, ऑथर इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट को हटाकर सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना। अशर का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, शुरू करना या फिर किसी नई चीज़ को लीड करना। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, अशर इन एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्क विद देयर पब्लिकेशन डेट। यहाँ पर इन वर्क को पब्लिकेशन डेट के हिसाब से जमाना है। तो फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये कब आया था? ये सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था और उनकी बुक थी एक, ये 1900 में आई थी। तो ए का सेकंड हो जाएगा। और बी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये आई रिचर्ड्स की बुक थी और इन्होंने यहीं से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की शुरुआत की थी। ये 1929 में आया था। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद की बुक थी, ये 1978 में आया था। और ऑफ ग्रामेटोलॉजी डेरिडा का वर्क था, ये 1967 में आया था। तो इसकी सही मैच है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज क्रोनोलॉजिकली। हमें इन वर्कों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर तो वैसे ए, फर्स्ट आंसर सही है इसका, डी बी ए सी। चलो हम इनकी डेट और इन्हें किसने लिखा है ये देखते हैं। तो सेकंड सेक्स लिखा है साइमन डी ब्यूवियर ने, ये पब्लिकेशन डेट है इसकी 1949। सेकंड द वेल रोट अर्न, ये क्लिंथ ब्रुक्स का है, 1947 में आया था। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद का है, 1978। और कर्स इन जनरल लिंग्विस्ट 1916 में आया था। ये था फर्डिनेंड डी सोशर का वर्क, ये इनके मरने के 3 साल बाद आया था। इसकी सही क्रोनोलॉजी है फर्स्ट कर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1960, सेकेंड द वेल रोट अर्न 1947, उसके बाद द सेकेंड सेक्स 1949 और फिर ओरिएंटलिज्म 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1978, ओरिएंटलिज्म 1978, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1947, द सेकेंड सेक्स 1967। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, ओरिएंटलिज्म 1978। ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1978 में नहीं आया था, ये 1967 में आया था। ये जैक डेरिडा का वर्क है। ओरिएंटलिज्म 1978 में ही आया था और ये एडवर्ड सईद का वर्क है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आया था, ये आई रिचर्ड्स का वर्क है। द सेकेंड सेक्स 1967 में नहीं, 1949 में आया था, ये साइमन डी ब्यूवियर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्क वाज पब्लिश्ड फर्स्ट। कौन सा वर्क सबसे पहले पब्लिश हुआ था? द वेल रोट अर्न, द सेकेंड सेक्स, ओरिएंटलिज्म और ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, वेल रोट अर्न, ये 1947 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन बोलता है ओरिएंटलिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1978। रीजन बोलता है इट इज़ अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। मतलब है इसका कि ओरिएंटलिज्म 1978 में पब्लिश हुआ था, ये एकदम सही बात है। और रीज़न, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का, तो ये भी सही बात है। यहीं से पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की शुरुआत हुई थी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द गिवन वर्क। हमें इसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, तो इसका सही आंसर है सेकंड। तो सेकंड आंसर क्या है? बी आएगा सबसे पहले, कर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये 1916 में आया था। फिर डी आएगा द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, रोलैंड बार्थे का वर्क है, 1973 में आया था। फिर ई आएगा द इम्प्लाइड रीडर, ये वोल्फगैंग आइजर का वर्क है, 1974। फिर इसके बाद ई आएगा द इम्प्लाइड रीडर, ये वोल्फगैंग आइजर का वर्क है, 1974 में आया था। फिर स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स आएगा, ये कूलर का वर्क है, 1975। फिर आएगा द परस्यूट ऑफ साइन, ये भी जोनाथन कूलर का वर्क है, 1981 में आया था। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट होमिके भाभा। इसमें पूछा गया है कि होमिके भाभा का कौन से कॉन्सेप्ट थे। तो इसका सही आंसर है ए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, बी मिमिक्री और डी कल्चरल नेगोशिएशन। ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ए बी एंड डी। इसका सही आंसर होगा ए बी एंड डी, मतलब आंसर नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए बोलता है इट चैलेंज द नोशन दैट द मीनिंग इज लोकेटेड विद इन द टेक्स्ट। तो ये सही है। ये थ्योरी कहती है कि मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट में लोकेटेड नहीं होता है, रीडर के बिना मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। सेकंड बी बोलता है, बी ऑप्शन है इट रिफ्यूट्स दैट द ऑथर इज द ओरिजिनेटर ऑफ मीनिंग। ये भी ट्रू है। ये ऑथर सेंटर्ड अप्रोच को रिजेक्ट करता है, मीनिंग ऑथर नहीं बल्कि रीडर क्रिएट करता है। सी बोलता है इट सीम्स द रीडर एज द सोर्स ऑफ मीनिंग। ये भी सही है। ये इस थ्योरी को मेन ये इस थ्योरी का मेन पॉइंट है, रीडर ही मीनिंग को क्रिएट करता है। तो ए बी एंड सी सही होंगे। चलो डी देखते हैं। डी बोलता है इट ट्रीट्स द टेक्स्ट एज अ सेल्फ सफिशिएंट। ये सही नहीं है। ये आइडिया न्यू क्रिटिसिज्म का है, रीडर रिस्पॉन्स में टेक्स्ट अकेला सफिशिएंट नहीं होता। ई बोलता है इट अप्रिशिएट्स द टेक्स्ट दैट आर हिस्टोरिकल। ये भी फॉल्स है। ये आइडिया न्यू हिस्टोरिसिज्म का है। रीडर रिस्पॉन्स का फोकस हिस्ट्री पर नहीं रीडर रिएक्शन पर होता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। इसके ऑप्शन है ए इट क्रिटिक्स पेट्रियार्क, मतलब कि ये पितृसत्तात्मक को चुनौती देती है। ये भी सही आंसर है। बी इट इग्नोर्स जेंडर इशू, नहीं ये गलत है। ये जेंडर इशू को इग्नोर नहीं करती, उसे हाईलाइट करती है। सी ऑप्शन इट स्टडीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो ये सही है। ये वुमेन के बारे में बात करता है। तो ए एंड सी सही होगा। इसका आंसर फर्स्ट सही है। और डी ऑप्शन बोलता है इट प्रोमोट मेल डोमिनेंस, नहीं ये गलत है। मेल डोमिनेंस को नहीं प्रमोट करता है, ये वुमेन डोमिनेंस को प्रमोट करता है। क्वेश्चन 15, द साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडीज द फंक्शन ऑफ साइन इज नोन एज। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म का है। फर्डिनेंड डी सोशर ने बताया था कि लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ साइन है और इस सिस्टम को स्टडी करने वाली साइंस को बोला जाता है सेमियोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ सेमियोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है सेमेंटिक्स। इसका मतलब होता है ये मीनिंग ऑफ वर्ड्स का स्टडी है, फुल साइंस सिस्टम का नहीं। स्क्रिप्टोरिया, ये मिडिवल मैन्युस्क्रिप्ट लिखने की जगह होती है। थर्ड सेस्मोग्राफी, ये अर्थक्यूब मेजर करने का साइंस होता है। और फोर्थ सेमियोलॉजी, ये करेक्ट आंसर है। ये साइन के फंक्शन और सिस्टम का स्टडी करता है, लैंग्वेज सिंबल गेस्चर सब इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टू अमोंग द फॉलोइंग क्रिटिकल जनरल बिकम स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ न्यू क्रिटिसिज्म। इसमें पूछा गया है कि कौन से दो जनरल है जो न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, सेकेंड और थर्ड, साउथर्न रिव्यू और थर्ड कैनियन रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इंटीग्रल टू न्यू क्रिटिसिज्म। ये क्वेश्चन न्यू क्रिटिसिज्म के कोर टर्म से बेस्ड है। न्यू क्रिटिसिज्म का फोकस होता है टेक्स्ट के अंदर के एलिमेंट पर, जैसे स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड इंटरनल मीनिंग। तो एक एक टर्म समझते हैं। फर्स्ट टेंशन, ये करेक्ट है। ये न्यू क्रिटिसिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट आइडिया मीनिंग के बीच का बैलेंस, ये कॉन्फ्लिक्ट यूनिटी क्रिएट करता है, ये इसमें बताया गया है। सेकंड मिरर स्टेज, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट जैक लकान का है, ये पोस्ट एनालिसिस थ्योरी से रिलेटेड है। सी आयरनी, ये करेक्ट है। ये न्यू क्रिटिसिज्म आयरनी को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, हिडन कॉन्ट्रास्ट मीनिंग को समझने के लिए। फिर डी पोलीफोनी, ये मिखाइल बख्तिन का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि मल्टीपल वॉइस होती है किसी भी वर्क में। ई पैराडॉक्स, ये करेक्ट है। ये भी न्यू क्रिटिसिज्म का की टर्म, स्पेशली क्लिंथ ब्रूक्स ने उसे इन्फेसाइज किया था, अपोजिट आइडिया का एक साथ एग्जिस्ट करना। इसका फाइनल आंसर है थर्ड, ए सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट आइडेंटिफाइज मेटोनिमी एंड मेटाफोर as टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। कौन से राइटर ने मेटोनिमी और मेटाफोर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, रोमन जेकबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिकंस्ट्रक्शन बाय जैक डेरिडा।
ये क्वेश्चन डिकंस्ट्रक्शन के कोर आइडिया पर बेस्ड है जो जैक डेरिडा ने डेवलप किया था। इसका बेसिक आइडिया है मीनिंग फिक्स्ड और स्टेबल नहीं होता, लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी होती है, मीनिंग हमेशा डिले शिफ्ट होता रहता है। इसको डेरिडा ने डिफरेंस कहा है। इसका ऑप्शन फर्स्ट बोलता है टेक्स्ट हैव स्टेबल मीनिंग, ये गलत है। डेरिडा कहता है कि मीनिंग कभी स्टेबल नहीं होता, हर रीडिंग में मीनिंग चेंज हो सकता है। बी ऑप्शन है लैंग्वेज इज अनरिलायबल, ये ट्रू है। लैंग्वेज फिक्स्ड मीनिंग नहीं देती, वर्ड्स का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंस पर डिपेंड करता है। सी ऑप्शन बोलता है मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड, ये भी सही है। मीनिंग कभी फाइनल नहीं होता, हमेशा पोस्टपोन होता रहता है। यही डिफरेंस का मेन आइडिया है। डी ऑप्शन बाइनरी अपोजिशन आर स्टेबल, ये गलत है। डिकंस्ट्रक्शन का काम है बाइनरी जैसे स्पीच, राइटिंग, मेल, फीमेल, इनको अनस्टेबल दिखाना। डेरिडा बताता है कि एक टर्म दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बी एंड सी। लैंग्वेज इज अनरिलायबल एंड मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड, ये इसका मेन आइडिया था जैक डेरिडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। मतलब कि इनमें से कौन से पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को लेकर स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बेसिक आइडिया पर बेस्ड है। ये थ्योरी कॉलोनियल रूल के इफेक्ट, आइडेंटिटी और पावर को स्टडी करती है। इस फील्ड में एडवर्ड सईद, होमी के भाभा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक जैसे थिंकर इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट ए बोलता है इट स्टडीज इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये सही है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का मेन काम ही कॉलोनियल रूल के सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल इफेक्ट को समझाना है। बी इट इग्नोर्स कल्चरल आइडेंटिटी, ये गलत है। ये थ्योरी तो आइडेंटिटी मतलब कि जैसे रेस, कल्चरल हाइब्रिडिटी, इन पर फोकस करती है। सी इट एक्सप्लोर पावर रिलेशंस, ये सही है। कॉलोनाइजर वर्सेस कॉलोनाइज्ड के बीच पावर डायनेमिक्स को एनालाइज करते हैं। डी इट सपोर्ट कॉलोनियल डोमिनेंस, ये गलत है। ये थ्योरी कॉलोनियलिज्म को क्रिटिक करती है, सपोर्ट नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, ए एंड सी सही है। इट स्टडी इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन और इट एक्सप्लोर पावर रिलेशन, ये सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।